हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि मैंने वायदा किया था आपसे कि 1 लाख सब्सक्रिप्शन होते के साथ मैं आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट प्लान कर रहा हूं। तो उस रिटर्न गिफ्ट की बारी आ गई है और ये रिटर्न गिफ्ट क्या है? एक नया प्रोग्राम है, नक्शे पर भारत। पीछे आप देख रहे होंगे। नक्शे पर भारत प्रोग्राम मैपिंग का प्रोग्राम है, जो कि स्टैटिक मैपिंग का प्रोग्राम है। इंडिया की मैपिंग हम इस पर करेंगे। और अभी तक जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस एपिसोड को, उन्हें पता नहीं होगा कि मैप इन न्यूज़ प्रोग्राम हम ऑलरेडी चलाते हैं। बृहस्पतिवार को और रविवार को रात 8 बजे मैप इन न्यूज़ प्रोग्राम आता है। इस प्रोग्राम में हम करंट में जितनी खबरें होती हैं उसके आधार पर मैप के वैसे क्वेश्चंस बनाते हैं जो यूपीएससी के लेवल के हों, यूपीएससी के जिस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं वैसे हों और आपकी एक भरपूर समझ और प्रैक्टिस हो सके। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट को सर्च कर लीजिए एक बार, मैप इन न्यूज़ नाम से आपको मिल जाएगा। इसी कड़ी में हम एक एपिसोड एक नए प्रोग्राम के शुरू कर रहे हैं हर हफ्ते, जिसका नाम है नक्शे पर भारत, यानी इंडिया की मैपिंग करेंगे। हर मंगलवार को रात 8 बजे ये प्रोग्राम लाने की कोशिश करूंगा मैं। इस बार ये बुधवार को आ रहा है, इस बार ये आज आ रहा है, लेकिन हर मंगलवार को रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। नक्शे पर भारत में पहला हमारा टॉपिक है हिमालय। देखिए, हिमालय हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। हिमालय के इंपॉर्टेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में। हमारा ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, प्रायद्वीपीय पार्ट है, आप जानते हैं कि ये बहुत सालों पहले, बिलियन साल पहले कहां पर था? ये सदर्न हेमिस्फीयर में था, दक्षिणी गोलार्ध में था। और बाद में धीरे धीरे 100 मिलियन साल के पहले धीरे धीरे इसका ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ। वहां से टूटकर ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर उत्तरी गोलार्ध में पहुंचा है। तो पहली चीज ये समझने की है कि इस पूरे नक्शे में जो सबसे पुराना हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का। मतलब अगर मैं कहूं कि सबसे पहले क्या बना होगा तो प्रायद्वीपीय भारत बना। फिर ये प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते करते जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया और दूसरे नंबर पर जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ हिमालय का। ठीक है। और फिर तीसरी जो संरचना हमें मिलती है वो स्थलाकृति में, वो है गंगा का मैदान। तो पहले नंबर पर प्रायद्वीपीय भारत, दूसरे नंबर पर हिमालय का निर्माण हुआ और फिर निर्माण हुआ गंगा के मैदान का। यहां हम थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाएंगे। मैप इन न्यूज़ में हम ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन थोड़ा इसमें ज्योग्राफी को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हिमालय का निर्माण समझना होगा। अगर सिर्फ मार्क करके छोड़ देंगे तो फिर चीजें ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। हिमालय के निर्माण की अगर बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो पहला सिद्धांत जो आता है वो है भूसन्नति का सिद्धांत। हालांकि ये सिद्धांत बहुत कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि इसने वैज्ञानिक रूप से चीजों की व्याख्या नहीं की, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उसके आसपास एक महासागरीय पूरा इलाका था। मतलब आज हम जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं था। तो सुपर कॉन्टिनेंट को हम कहते थे पेंजिया। बाद में धीरे धीरे पेंजिया में टूट हुई, अलग अलग प्लेट्स टूटे और ये टूट होने के साथ साथ बीच में महासागरों का निर्माण हुआ। पहले चारों तरफ महासागर थे जिसको पेंथालासा बोलते थे, लेकिन अब ये जैसे आप देख रहे हैं यहां गोंडवाना प्लेट है, टेथिस बीच में बन गया, टेथिस सागर। और टेथिस सागर के उत्तर के इलाके को हम कहने लगे अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिण में बना गोंडवाना। ठीक है। तो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर जो हिस्सा है जो बाद में आकर उत्तरी गोलार्ध में टकराया, यहां पर ये बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट था। आप देखिए इस तस्वीर में ये धीरे 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 नॉर्थवर्ड जाते 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 यहां लिखा है फ्यूचर हिमालयाज, मतलब उत्तरी गोलार्ध में इस पोजीशन पर आकर ये सेट हो गया और इसमें कई साल लगे, मिलियन साल लगे। ठीक है। तो सिद्धांत क्या कहता है? पहला भूसन्नति का सिद्धांत कि पेंजिया का विभाजन हो गया। टेथिस के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड हुआ। उसके बाद यह कहता है कि उत्तर और दक्षिण से जो अवसाद अपर्दन हुए वो बहकर टेथिस की भूसन्नति में इकट्ठा हो गए। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इधर से भी अवसाद आ रहे हैं और इधर से भी अवसाद आ रहे हैं। ये सेडिमेंट्स कहां जाकर इकट्ठा हुए? टेथिस के भूसन्नति में, और ये पूरा सेडिमेंट से भर गया।
इन सेडिमेंट्स के भरने से तलहटी नीचे धंसती गई और धीरे धीरे जो इसके अवसाद हैं ये ऊपर उठते गए। और ये कहता है कि सागरों के अवसाद में जो उत्थान हुआ उसी से महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ। काल दिया हुआ है महान हिमालय इयोसीन में, लघु हिमालय मायोसीन में और पूर्व प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन इस सिद्धांत के अपने कई सारे लिमिटेशन हैं, ये बहुत कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बताता। तो इसलिए जो सबसे ऑथेंटिक थियरी है इसमें वो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। और प्लेट टेक्टोनिक थियरी ही अभी हमको पढ़ना है कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। तो यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, और गोंडवाना प्लेट मतलब भारतीय जो प्रायद्वीपीय प्लेट है, इनमें टक्कर हुआ। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई, अवक्षेपित हुई। सबडक्शन किसका होता है वो हम अभी देखेंगे कि क्यों सबडक्ट हुई, ठीक है। और हिमालय उत्थान के पहले चरण में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन हम इसको समझेंगे कि ये हुआ कैसे। देखिए, इंडिया जैसा हम देख रहे हैं ये पेनिनसुलर धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है और ये प्रवाहित होकर कहां आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। देखिए कैसे, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये जो इंडियन पेनिनसुला है ये दो तरह से मूव कर रहा है। पहला इसका मूवमेंट है नॉर्थवर्ड और दूसरा मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये तिरछे ऐसे जा रहा है और धीरे धीरे सीधा भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहां आकर ये टकराया तो सबसे पहले इसका ये हिस्सा टकराया यूरेशियन प्लेट से, ठीक। जैसे अगर मैं कहूं ये यूरेशियन प्लेट है, तो कुछ इस तरह से यहां पर ये पहले टकराया। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी चल रहा है तो धीरे धीरे ये सीधा होते होते इसको इस तरीके से मीट कर गया, मिल गया, ठीक है। ये टकराहट हुई ये, और इस तरह से चीजें बननी शुरू हुई। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या जानना है। अब शुरू करते हैं क्लास। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत धैर्य के साथ देखना है आपको, और एक बार इसको समझ जाएंगे तो फिर फैक्चुअल जितनी जानकारियां हैं उनको हम देख लेंगे मैप पर। सबसे पहले हमें समझना है कि पर्वत कितने तरह के होते हैं, पर्वत कितने तरह के होते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैसे कैसे बने हुए हैं और हिमालय इसमें कहाँ ठहरता है, तब जाकर हमारी क्लैरिटी बनेगी। पर्वत को अगर हम पढ़ें तो चार तरह के पर्वत हम पढ़ते हैं। एक पर्वत है फोल्ड माउंटेन, जिसको आप कहते हैं वलित पर्वत। एक पर्वत हो गए ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक पर्वत, या इसी को फॉल्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं। एक पर्वत हो गए ज्वालामुखी, वॉल्केनिक, ज्वालामुखीय पर्वत, जिसको आप वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। और एक पर्वत हो गए अवशिष्ट, रेसिड्यूअल या फिर डिसेक्टेड। डिसेक्टेड मतलब कटे फटे और टूटे फूटे, और अवशिष्ट मतलब रेसिड्यूअल जो बचे हुए हैं, बहुत साल पुराने हैं, वो धीरे धीरे अपर्दन हुआ लेकिन अभी भी कुछ कुछ बचे हुए हैं। जैसे अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का भी उदाहरण है। तो ये चार तरीके के पर्वत हो गए। हम इन चारों में नहीं जा रहे हैं, हम किस में जा रहे हैं, जहां हिमालय ठहरता है, ठीक है। हिमालय है फोल्ड माउंटेन का उदाहरण। और फोल्ड माउंटेन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी दो कैटेगरी पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और दूसरा पढ़ते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कई एपिसोड्स में बने हैं, 6-7 एपिसोड्स में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। मतलब जब पृथ्वी का क्रस्ट बना उस समय से ही फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी का क्रस्ट मान के चलते हैं हम कि 3.5 बिलियन साल पहले बना, और 3.5 बिलियन साल से लेकर 0.5 बिलियन साल तक, मतलब लगभग 3 बिलियन साल के बीच में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बनते रहे। कई एपिसोड्स में बने, ठीक है, 6-7 एपिसोड्स में बने। लेकिन हिमालय कहाँ है, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है, जो लगभग 65 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ, ठीक है।
और ये नंबर्स अलग अलग किताबों में, अलग अलग सोर्स में अलग अलग आपको मिल सकते हैं, उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। यंग फोल्ड माउंटेन की जब हम बात करेंगे तो अब बात करेंगे कि ये कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए, जब यंग फोल्ड माउंटेन बने तो उसमें फोल्ड कब पड़ेगा? फोल्ड पड़ेगा जब किसी चीज को दबाइएगा तो फिर वो बीच से मुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आटा गूंथ कर रख दीजिए, आटा तो गूंथते होंगे, देखे होंगे या गूंथते होंगे, अगर बैचलर हैं तो गूंथते भी होंगे। मान लीजिए लंबा आटा ऐसे गोल करके रख दिए, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ से दबाइए, जब दोनों तरफ से दबाएंगे तो इसकी लंबाई सिमटेगी इधर, ठीक है। लेकिन जब दोनों तरफ से दबा देंगे क्या होगा? बीच में फोल्ड बन जाएगा। इसी तरीके से फोल्ड माउंटेन्स, बहुत लेमन उदाहरण है लेकिन समझने के लिए अच्छा है कि मान लीजिए आटा को हमने गूंथ के इधर से दबाया तो आटा अब क्या हुआ? इस तरह का हो गया, ठीक है। तो ये फोल्ड पड़ गया इसमें। अब एक बात बहुत स्पष्ट है कि फोल्ड माउंटेन जब भी बनेगा, किससे बनेगा? कन्वर्जेंस के थ्रू बनेगा, अभिसरण के थ्रू बनेगा, मतलब दोनों तरफ से उसमें फोर्स लगेगा। अब ये अभिसरण कितने तरीके के हो सकते हैं? यानी फोल्ड माउंटेन्स की अगर बात करें पॉसिबिलिटी की, आपको पता है दो तरह के प्लेट होते हैं। कौन कौन? महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो कितने तरह से टकराव हो सकता है इसको समझिए। पहला टकराव हो सकता है ओशियनिक प्लेट के बीच, दूसरा टकराव हो सकता है ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच, और तीसरी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच। और हिमालय बना है कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच टकराव से, मतलब यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच टकराव से बना है, अभिसरण से बना है। कन्वर्जेंस इसके लिए सही वो है। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच टकराव को देखते हैं तो इसमें दो फेजेज आते हैं। पहला स्टेज जो है उसमें पहले ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट की टकराव होता है, क्योंकि हमने देखा कि जब इंडियन प्लेट अभिसरण कर रहा था, टकराव की स्थिति में आया, तो उसके सामने आपको एक टेथिस दिख रहा है जो कि महासागरीय हिस्सा है, और महासागरीय उसमें क्रस्ट होगा, ठीक है। तो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल टकराव होगा पहले, धीरे धीरे ओशियनिक प्लेट खत्म होते जाएगा, ओशियनिक वाला हिस्सा, और स्टेज 2 पर हम देखेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल टकराव हुआ। लेकिन इसको समझने के लिए हम जरा सा देखते हैं कि कैसे ये हुआ। अब यहां से हम देखेंगे कि बना कैसे हिमालय। देखिए, ये पता है आपको, यहां से लेकर ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? क्रस्ट, जो बहुत पतला सा लेयर जो ये दिख रहा है इसको कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब ये क्रस्ट और अपर मेंटल का हिस्सा बना के मिलकर बनता है लिथोस्फीयर। और ये किस पर है? एस्थेनोस्फीयर पर। एस्थेनोस्फीयर एक सेमी सॉलिड स्टेज में, सेमी सॉलिड स्टेटस में है। इसलिए है क्योंकि यहां का तापमान इतना नहीं है कि यहां की चट्टानों को पूरी तरह मेल्ट कर दे, ठीक है। इसीलिए सेमी सॉलिड में है, मतलब उस थ्रेशोल्ड पर है जहां पार्शियली चट्टानें पिघल रही हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं पिघल रही हैं, तो सेमी सॉलिड स्टेज पर है। और इस तरह से है जैसे जेली होता है, तो उस पर किसी चीज को आप अगर रख दीजिए तो वो ड्रिफ्ट करेगा इधर उधर, ठीक है। तो इसी तरीके से लिथोस्फीयर ड्रिफ्ट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। अब देखिए, ये जो हिस्सा है ये है टेथिस का, टेथिस हिमालय का, टेथिस जो महासागरीय प्लेट है उसका हिस्सा है, और इसके इधर अपना पेनिनसुला का प्लेट है, ठीक है। तो पेनिनसुला और यहां यूरेशिया हो गया, ये वाला यूरेशियन प्लेट हो गया। यूरेशियन प्लेट और पेनिनसुलर प्लेट के बीच टकराहट के बीच में सबसे पहले ओशियनिक प्लेट है जो वो सबडक्ट करेगा। सबडक्ट कैसे करेगा? देखिए, मान लीजिए ये है प्रायद्वीपीय प्लेट, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय प्लेट में जो आगे का हिस्सा है ये क्या है?
टेथिस का, मतलब ये महासागरीय क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल है। यहां पर जो प्लेट है ये प्लेट है यूरेशिया का, जो कि पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो मैंने कहा कि दो स्टेज में कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की टकराव होंगे। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट फाइनली इससे टकराएगा, लेकिन बीच में ये जो ओशियनिक प्लेट है पहले टक्कर इसकी होगी, और ये टक्कर होने के बाद जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि महासागरीय प्लेट बेसाल्ट चट्टानों से बने हुए हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा है स्टेनोस्फीयर की तुलना में, इसकी डेंसिटी ज्यादा है कॉन्टिनेंटल प्लेट की भी तुलना में, इसलिए ये अवक्षेपित हो जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, स्टेनोस्फीयर की तरफ। जब ये सबडक्शन होगा तो जैसा देख रहे हैं यहां पानी है, ये वाटर रिच है, पानी से बहुत ज्यादा फूला हुआ है। जब ये जाएगा स्टेनोस्फीयर में तो यहां से पानी रिलीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो पानी इसका रिलीज होने लगेगा। जब ये पानी रिलीज होगा तो यहां आसपास के जो चट्टान हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। मतलब जो पहले मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज को गलाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत थी पहले, तो अब वो पानी रिलीज होने की वजह से उसको अब 80 डिग्री सेल्सियस में ही वो गल जाएगा, ठीक है। तो यहां जब चट्टानें जो आसपास की हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये मैग्मा में बदलने लगेंगी, तो पार्शियल तरीके से, आंशिक तरीके से मैग्मा का निर्माण होने लगेगा, और मैग्मा जैसे ही बनेगा ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू होगा। जब ये निकलना शुरू होगा तो यहां फाइनली वोल्केनिक आर्क के रूप में, ज्वालामुखीय आर्क के रूप में पर्वतों का निर्माण होगा। और जब हिमालय के अगर हिसाब से बात करें तो इसी तरीके से निर्माण हुआ है। ये निर्माण जो है वो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। तो पहला निर्माण हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ ओशियनिक प्लेट के सबडक्शन के साथ। अब जब सबडक्शन हुआ तो इसमें कई तरह की चीजें काम कर रही हैं। सबसे बड़ा तो काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको खींच रहा है नीचे की तरफ इस पूरे प्लेट को। और अगर कोर ज्योग्राफी में जाएं तो कन्वेंशनल जो फोर्सेस हैं, तरंगे हैं, ठीक है, संवहनीय तरंगे, ये भी इस प्लेट को मूवमेंट देती हैं, ठीक है। संवहनीय तरंगे इन दोनों प्लेट्स को मूवमेंट देती हैं, तो ये प्लेट इस वजह से भी आगे की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे यहां पर इस वाली जगह का डिस्ट्रक्शन होते जाएगा, विनाश होते जाएगा, और ये आगे की तरफ चलते जाएगा, ठीक। तो ट्रांस हिमालय इस तरीके से बना है। देखिए यहां सबडक्शन हुआ ओशियनिक लिथोस्फीयर का, जो कि टेथिस वाला हिस्सा है, और ये सबडक्शन होने के बाद यहां पर वाटर ड्रिवन फ्रॉम सबडक्टिंग स्लैब्स, यहां से पानी निकला, और पानी निकलने के साथ यहां पार्शियल मेल्टिंग शुरू हुआ, और यहां मैग्मा का जनरेशन हो गया, मैग्मा चैम्बर्स बन गए, और इससे पर्वत ज्वालामुखीय पर्वत बन गए, और यही ज्वालामुखीय कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क है ट्रांस हिमालय। तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ये जब धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, तो यहां ओशियन है तो सेडिमेंट्स भी होंगे। नदियां कहां जाकर गिरती हैं? नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, ओशियन में जाकर गिरती हैं। तो फाइनली सारे सेडिमेंट्स कहां जमा हो रहे हैं? कॉन्टिनेंट पार्ट से भी ये सारे नदियां काट काट के ले आ रही हैं, तो सेडिमेंट्स कहां आ रहे हैं? इसी में आ रहे हैं। तो सेडिमेंट्स ये जो जमा हैं, क्या ये भी सबडक्ट करेंगे? ये सबडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये बहुत हल्के हैं, ये नहीं जा सकते प्लेट के साथ। सिर्फ प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये यहां जाकर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। जब प्लेट आगे मूव कर रहा है तो अब ये सेडिमेंट्स भी बेसिकली क्या होंगे? एक जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। धीरे 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 ये स्थिति आएगी कि जो ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ओशियन वाला, ये धीरे 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 समय के साथ यहां आ गया, और अब इसके पीछे बचा अपना पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय
जो कि कॉन्टिनेंटल है पूरी तरीके से। स्टेज 2 है। स्टेज 2 का मतलब हो गया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का टकराव होगा। सीधे प्लेट्स जो टकराएंगी वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट अब जाकर टकराएंगी, क्योंकि जो टेथिस वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे सबडक्ट कर गया और एक समय के बाद ये यहां से टूट जाएगा, टूटकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच गया इन दोनों के बीच टकराहट। जब इन दोनों के बीच टकराहट होगी तो हमको क्या पता है कि यहां पर सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हैं। ये सेडिमेंट्स क्या होंगे? ये सेडिमेंट्स अब फोल्डेड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्स में जब फोल्ड पड़ेगा तो एक नई सीरीज बनेगी और वो सीरीज बनेगी यहां। ये सेडिमेंट्स हैं पूरे। ठीक है, ये सेडिमेंट्स धीरे 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 धीरे, जब मैं एक और इमेज ले लेता हूं इसके लिए, ये हो गया प्रायद्वीपीय प्लेट, इंडियन प्लेट, ये हो गया यूरेशियन प्लेट। यहां से जैसा कि मैंने बताया ये हिस्सा अब सबडक्ट होकर जो टेथिस वाला हिस्सा है प्लेट का, यानी ओशियनिक जो प्लेट है, वो टूट गया, खत्म हो गया। यहां पर ऑलरेडी आपका फॉर्मेशन हो चुका है ट्रांस हिमालय का, जैसा हमने देखा मैग्मा से। और सेडिमेंट्स कहां पर इकट्ठा हैं? सेडिमेंट्स सारे इकट्ठा हैं इनके बीच में। धीरे धीरे सेडिमेंट्स को लेकर इनके बीच में इसमें फोल्ड पड़ गया। मतलब फोल्ड पड़ा तो ये भी पहाड़ की तरह हो गए। ठीक है, अब ये जब पहाड़ की तरह हो गए तो हिमालय के संदर्भ में जब देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं टेथिस हिमालय। इंग्लिश में कहें तो टेथियन हिमालय। और ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय का उदाहरण दें तो काराकोरम रेंज आप जानते हैं और लद्दाख रेंज जानते हैं। ये किस में है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। टेथिस हिमालय का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जास्कर। अब आप एक बात बताइए, इन दोनों में चट्टानों की प्रकृति क्या होगी? यहां वॉल्केनिक आर्क बना हुआ है, यानी यहां कौन सी चट्टानें मिलेंगी? यहां मिलेंगी ग्रेनाइट और नीस। आग्नेय चट्टानें मिलेंगी ना, यहां आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें मिलेंगी। आग्नेय मिलेंगी ग्रेनाइट चट्टानें, बाद में उनका जब रूपांतरण होगा तो नीस में बदल जाएंगी, तो मुख्य तौर पर यहां ग्रेनाइट और नीस चट्टानें मिलेंगी। लेकिन यहां कौन सी चट्टानें मिलेंगी? यहां मिलेंगी आपको जिसमें फॉसिल्स होंगे। क्यों? जीवाश्म क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? सेडिमेंट है, और सेडिमेंट्स समुद्री सेडिमेंट है। समुद्र के ही मलबा एक जगह इकट्ठा हुआ है, तो इसलिए यहां पर आपको अवसादी चट्टानें मिलेंगी जिसमें जीवाश्म मिलेंगे। अवसादी चट्टानें मिलेंगी, अवसाद के फोल्ड से बने हुए हैं। तो यहां तक बहुत क्लियर हो गया, दो सीरीज बन गई। अब क्या होगा? सेडिमेंट्स वाला पार्ट तो भाई अब पूरा हो गया, कंप्रेस हो गया। अब क्या उठेगा? ठीक है, प्लेट तो लगातार इधर मूव कर ही रहा है, आपको पता है प्लेट्स का तो मूवमेंट हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। कल ही दिल्ली में जो भूकंप आया आज रात में, आपको पता है कि भूकंप आते क्यों हैं, सिस्मिक जोन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि प्लेट्स अभी भी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए भूकंप बन रहे हैं। फॉल्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और किस तरीके से भूकंप आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि अभी भी ये क्रिया चल रही है। तो प्लेट्स का मूवमेंट अभी भी हो रहा है। जब प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है तो अब जाकर ये पेनिनसुलर जो क्रस्ट है और जो लिथोस्फीयर है, पेनिनसुलर जो लिथोस्फीयर है, ये अब इसमें मुड़ना शुरू होगा। ठीक है, अब जाकर प्रायद्वीपीय हिस्सा मुड़ना शुरू होगा। और आपको पता है प्रायद्वीपीय हिस्सा कब बना है? अरावली इसी प्रायद्वीपीय हिस्सा पर है जो खुद 2.3 बिलियन साल पहले बना हुआ है।
ये बहुत पुराने, बहुत रिजिड, ठीक है, चट्टाने हैं इसमें। तो अब जब इनमें फोल्ड पड़ेगा तो बहुत ऊंचा एक पर्वत खड़ा होगा, और ये पर्वत कौन सा पर्वत है? यही है ग्रेट हिमालय। ऐसे बना है महान हिमालय। तो 3 आप पढ़ चुके। ट्रांस हिमालय कैसे बना? वॉल्केनिक आर्क के जरिए। फिर बना टेथिस हिमालय, जो कि जास्कर है बेसिकली, ये सेडिमेंट्स के फोल्ड से बना। और जब ये सेडिमेंट्स के फोल्ड से बना तो यहां इन दोनों के बीच में जो गैप देख रहे हैं आप, यहीं पर एक सूचर जोन बन गया, ठीक है। सूचर जोन मतलब दोनों के बीच में, अब ये तो इस यूरेशियन प्लेट की तरफ दिख रहा है आपको, और ये सेडिमेंट्स दिख रहा है। तो बीच का जो यहां सूचर जोन बना, इसको हम बोलते हैं ITSZ, ITSZ, इंडस सांगपो सूचर जोन, ठीक है। इसी में इंडस नदी बहती है और सांगपो नदी बहती है, वो आगे हम मैप में देखेंगे, ठीक। तो ITSZ यहां बन गया है। अब ये ग्रेट हिमालय जब बना तो ग्रेट हिमालय और टेथिस हिमालय बहुत आसपास ही हैं, ठीक है। इसमें आपको ऐसा कोई गैप नहीं दिखेगा कि इसमें नदियों का कोई फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। यहां पर कालांतर में क्या हुआ? लगातार आप प्रेशर डालिए, ठीक है, किसी भी चीज पर लगातार। लकड़ी एक लीजिए और लकड़ी को दीवार के सहारे ऐसे टिका के, हल्का लकड़ी लीजिएगा, लठ मत लीजिएगा, लकड़ी को हल्का टिका के उस पर प्रेशर बनाते जाइए, ठीक है। खूब प्रेशर लगाइए, और प्रेशर लगाते लगाते आप देखेंगे बीच से चटक जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा बीच से, मतलब दरार पड़ जाएगी। या किसी भी चीज को आप अगर ऐसे देखें कि प्रेशर लगाते होंगे आप, टूटता ही होगा ऐसे। लेकिन मान लीजिए कोई भी चीज थोड़ा जिसमें टूटने की जहां कमजोर एरिया है वहां से चीजें टूट जाती हैं जब ज्यादा प्रेशर लगता है। तो ज्यादा प्रेशर लगेगा जब, तो यहां से एक फॉल्ट बन जाएगा, दरार पड़ जाएगी, और इस दरार को हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। तो ग्रेट हिमालय के तुरंत बाद एक दरार चटक गया, वहां पर फॉल्ट बन गया, और इसको क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल फॉल्ट कहते हैं। अब जब ये फॉल्ट बन गया तो आप सोचिए कि अब नए सिरे से एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट इधर हो गया। भाई जहां से दरार पड़ गया, अब नए सिरे से वहां फोल्डिंग होगा। जो फोल्डिंग यहां हो रहा था वो फोल्डिंग यहीं से होने लगा, तो यहां एक और पैरेलल माउंटेन्स खड़ा हो गया समय के साथ। और ये माउंटेन कौन सा है? ये है लघु हिमालय। ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। यहां पर लगातार क्या हो रहा है? फॉल्ट बनते जा रहे हैं। जब मेन सेंट्रल थ्रस्ट बना, फिर यहां से चटक गया ये, और यहां पर 2 चीजें हुई। क्या क्या चीजें हुई? पहली चीज ये हुई कि ऑलरेडी इस पर इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है, लेसर हिमालय तक बन चुका है, ऑलरेडी इतना ज्यादा दबाव हो गया कि जब आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा भार रख देंगे तो वो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इस पर बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दीजिए। जब ये प्रेशर डाल देंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? बीच में गहरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या हथेली पर देख लीजिए, आपकी हथेली है, हथेली को ऐसा स्ट्रेट रखिए सीधा, इसमें बीच में बहुत ज़्यादा दबाइए, तो क्या हो रहा है? जब बीच में ऐसे दबाएंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा भाई पहाड़ बन चुके ना, इतने सारे श्रृंखलाएं बन चुकी, तो ये तलहटी जो है ये इस तरह से हो गई, ठीक है। ये तलहटी इस तरीके से हो गई। अब इस तलहटी में इधर पेनिनसुलर नदियां जो हैं ये ले आकर मलबा जमा कर रही हैं,
यहां से ले आकर मलबा जमा कर रही हैं, तो यहां मलबा भर रहा है। और पहाड़ की जो नदियां हैं, जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, वो यहां मलबा जमा कर रही हैं। अब ये दोनों तरफ से ये पूरा मलबा जमा हो गया, ठीक है। जब दोनों तरफ से पूरा मलबा जमा हो गया, इसी को हम कहते हैं क्या, फोरडिप या अग्रगर्त, ठीक है। तो जब ये मलबा जमा हो गया और यहीं पर एक फॉल्ट आ गया, जैसा हम जानते हैं ग्रेट हिमालय के बाद एक फॉल्ट बना, उसको क्या कहते हैं, एमसीटी। लेसर हिमालय के बाद एक फॉल्ट बन गया जिसको हम कहते हैं एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो अब नए सिरे से यहां फिर फोल्ड होगा, और ये फोल्ड अब किस चीज का होगा, जैसे ही हमने इसको दबाया, ये तलहटी ऐसे हो गई, तो दोनों तरफ से पानी घुसने का जगह हो गया, ठीक है। अब ये इसमें दोनों तरफ से पानी घुस गया। दोनों तरफ से पानी कहां कहां से घुसेगा, हमको पता है, एक तरफ क्या है, अरब सागर, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से इसमें पानी घुस गया, तो एक तरीके से मरीन इकोसिस्टम हो गया। और नदियां लगातार इधर से भी और इधर से भी पानी इसमें बहते जा रही हैं, बहाते जा रही हैं, तो इस पूरे रीजन में धीरे धीरे फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम भी डेवलप हो गया। मतलब अब जब फोल्ड बना तो ये पूरा सिस्टम ऐसा एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं शिवालिक। शिवालिक में कैसे पता चला कि यहां पर फोरडिप हो गया, अग्रभाग बना, कैसे पता चला कि यहां पर इसी तरह से हुआ होगा। ज्योग्राफी क्या चीज है, हम आज के घटनाओं को या एविडेंसेस को देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या हुआ उसके आधार पर आज को तय करें। तो फिर इसमें हमको मिले वही अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्स वाली चट्टानें, और इसमें हमें फॉसिल्स मिले, जीवाश्म मिले, कुछ मरीन इकोसिस्टम के और कुछ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के, जिससे हमने अनुमान लगाया कि ऐसा हुआ होगा कि इसमें बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से पानी भरा होगा, मरीन इकोसिस्टम डेवलप हुआ होगा, और पेनिनसुलर पार्ट से और पहाड़ के पार्ट से जो नदियां आ रही हैं लगातार, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बाद में डेवलप हो गया होगा। इसीलिए यहाँ दोनों तरह के जीवाश्म मिलते हैं। और जो बचा हुआ हिस्सा है, यही बचा हुआ हिस्सा जो है फोरडिप का, इसको कहते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान है ये, ठीक है। तो इसमें अब एक और फॉल्ट बन गया है, इस फॉल्ट को कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। जब हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बन गया है और उसके बाद गंगा का मैदान है, तो सोचिए कि आने वाले समय में क्या इसकी संभावना है या नहीं कि धीरे धीरे यहाँ फिर से फोल्डिंग होगी और धीरे धीरे एक और माउंटेन रेंज हमको मिलेगा। हमारी जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पूरी क्रिया में कई मिलियन साल लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले समय में निश्चित है कि अगर यही प्रक्रिया चल रही है, प्लेट्स इसी तरीके से जैसे कल का भूकंप बता रहा है रात का, तो तय है कि लगातार प्लेट्स का अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, और आने वाले समय में ये माउंटेन रेंज बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। मैं एक फ्रेश उस पर, अगर आप कहें, या कि तस्वीरों से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये लिथोस्फीयर है, ठीक है। ये स्टेनोस्फीयर पर चल रहे हैं। सबडक्शन किसका होता है, ओशियनिक क्रस्ट का, जो कि यहां जाकर टूट गया, और फिर फाइनली ये माउंटेन रेंज बना हुआ है जो ट्रांस हिमालय का माउंटेन रेंज है। फिर उसके आगे एक माउंटेन रेंज बना, ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय प्लेट, जो कि इंडो प्लेट है, भारत वाला। ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। यहां ट्रांस हिमालय बन गया। ये एक्रिशनरी वेज है, सेडिमेंट्स, जो टेथिस के सेडिमेंट्स थे वो इकट्ठा होके जब बने। ये है टेथियन हिमालय या टेथिस हिमालय। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, जास्कर बेसिकली टेथिस हिमालय,
इनके बीच में है सूचर जोन, जिसको ITSZ बोलते हैं। तो ITSZ बेसिकली ट्रांस हिमालय और जास्कर के बीच में है, या टेथिस हिमालय के बीच में है। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब किताबों में पढ़ते हैं तो ये जो टेथिस हिमालय है ये बिल्कुल ग्रेट हिमालय से लगा हुआ है। ये महान हिमालय है या ग्रेट हिमालय। टेथिस हिमालय बिल्कुल इसकी पीठ पर है। तो कई बार किताबों में आप देखेंगे ITSZ किसके किसके बीच लिखा होगा, ITSZ लिखा होगा ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। उससे चिंता नहीं करनी है। फॉर्मेशन टेथिस हिमालय भी आ जाए तो ठीक है और ग्रेट हिमालय भी आ जाए तो ठीक है। फिर ग्रेट हिमालय बनने के बाद एक फॉल्ट पड़ा, चटक गया यहां से, इसको क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ग्रेट हिमालय कैसे बना, सेडिमेंट्स के उठने से टेथिस हिमालय बना। उसके बाद जो इसका क्रस्ट है, प्रायद्वीप का असली क्रस्ट है, वो फोल्ड होना शुरू हुआ और वो बहुत रिजिड था, बहुत ऊंचा उठा, ये है महान हिमालय बना। उसके बाद फॉल्ट पड़ा और फॉल्ट के बाद फिर नए सिरे से जब इसमें फोल्ड पड़ा तो लेसर हिमालय बन गया, लघु हिमालय। जब लघु हिमालय बन गया तो नीचे यहां फोरडिप बना, बहुत ज्यादा भार की वजह से फोरडिप बना और यहां सेडिमेंट्स जमा हो गए। ठीक है, इस सेडिमेंट्स में मैंने जैसा बताया कि मरीन इकोसिस्टम भी था और नदियों के द्वारा लाया गया भी इकोसिस्टम था। तो फिर यहाँ पर अवसादी जो चट्टान मिलते हैं उसमें फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, किसके किसके, मरीन इकोसिस्टम के भी और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के भी। और यहाँ एक और फॉल्ट आ गया, चटकन आ गई, इसको MBT बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट। इस सेडिमेंट में जब उत्थान हुआ तो शिवालिक बना, जो कि काफी छोटा है। ठीक है, और इसमें हमें वो चट्टानें मिल जाती हैं जिसमें फॉसिल्स हैं, तो शिवालिक बन गया। शिवालिक के बाद एक और फॉल्ट पड़ा है जिसका नाम क्या है, HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और HFF के बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है ये गंगा का मैदान है। ठीक है, अब ये सब आपको मैं PDF में दे दूंगा समझने के लिए। इसमें ईयर्स में आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, वो हम आगे बात करेंगे। प्लेट्स किस तरीके से टकराए, ये यूरेशिया का प्लेट है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, बीच में सेडिमेंट्स थे और धीरे धीरे सबडक्शन हुआ। ठीक है, और हिमालयाज की उत्पत्ति इस तरीके से हुई। देखिए इस तस्वीर में ये दिख रहा है, ये फॉल्ट्स हैं, चटक गए, यहां से दरार पड़ गई। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट में इस तरह ट्रांस हिमालय पहले बन गया, उसके बाद फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, शिवालिक, और फॉल्ट बनते गए। इसको अगर मैं कहूं HFF है, ठीक है, इसको कहूं MBT है, MCT है, और एक सूचर जोन बना हुआ है। अब हम जब देखेंगे इस पूरे नक्शे को तो हमको दिखता है ये काराकोरम रेंज है, ठीक, और ये लद्दाख है। अब इसी के बीच में आपको यहां दिखता है कि इंडस नदी यहां से बह रही है। इंडस रिवर बह रही है किससे, ITSZ से, इंडस सांगपो सूचर जोन से। देखिए लद्दाख रेंज, काराकोरम और लद्दाख ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और ये टेथिस हिमालय है, जास्कर। तो इन दोनों के बीच में ITSZ है, जिसमें इधर इंडस नदी बह रही है और इधर कौन सी नदी बह रही है, सांगपो रिवर बह रही है। तो ये हिमालय के बिल्कुल समानांतर ITSZ है, उसी में बहते हैं। ठीक है, अब जास्कर के बाद ग्रेट हिमालय शुरू होता है, जो कि कॉन्टिन्यूअसली दिखता है हमें पाकिस्तान से लेकर और अरुणाचल तक, या कि उसके सिंटेक्सियल बैंड है तो नीचे तक, ठीक है, सदर्न तक, जो पूर्वांचल हिस्सा बोलते हैं हम। उसके बाद लघु हिमालय है जो डिसकनेक्टेड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, लगातार नहीं है। और फिर शिवालिक आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा हिमालय बना है। आज के जो पूरे क्लास का मकसद था, पहले तो हम ये समझ लें कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें
दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं, ट्रांस हिमालय की क्या प्रॉपर्टी है, ग्रेट हिमालय की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, लघु हिमालय की क्या प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें मेन चीज़ें हमें एग्जाम के लिहाज से क्या समझना है। देखिए, पर्वत श्रेणियों के निर्माण के साथ ही कुछ थ्रस्ट्स का निर्माण हुआ है, और ये निर्माण जैसे मैंने उसमें बताया, ट्रांस हिमालय बना पहले, उसके बाद ITSZ बना, फिर महान हिमालय बना, फिर MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय, लघु हिमालय, इसके बाद MBT बना मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर शिवालिक हिमालय बना और HFF बना, यानी क्या हुआ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और उसके बाद का जो फोर डीप का हिस्सा है, अग्रभाग का हिस्सा है, वो है मैदान। ठीक, अब देखिए, भारतीय हिमालय जो है भारत के कुल क्षेत्रफल के 16.2% भाग, यानी लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक में विस्तृत है। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। लंबाई इसकी लगभग 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई पश्चिम में औसतन 500 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में 320 किलोमीटर है। ठीक है, 11 राज्यों या यूटी में विस्तृत है ये। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। ठीक, संपूर्ण हिंदकुश हिमालय क्षेत्र की बात करें तो 3500 स्क्वायर किलोमीटर में है, और अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो लगभग 2500 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं सॉरी, इंडियन हिमालय की बात करें तो लंबाई 2500 किलोमीटर है, लेकिन संपूर्ण हिंदकुश हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे तो ये लगभग 3500 किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, चीन आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। कुल क्षेत्र इसका अगर देखें तो 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। भारतीय हिमालय में 30 से ज्यादा पर्वत चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। एवरेज ऊंचाई जो ग्रेटर हिमालय के दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पर्वत श्रेणियों में हिमालय है। ठीक है, इससे ज्यादा ऊंचे पर्वत श्रेणी नहीं मिलते। तो जो एवरेज ऊंचाई है वो 6000 मीटर से ग्रेट हिमालय की ज्यादा है। ठीक है, तो कई सारी चोटियां, 30 से ज्यादा पर्वत चोटियां ऐसी भी हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से ज्यादा है। औसत ऊंचाई अगर देखें तो 6000 मीटर से अधिक है, और जब भी ऐसी बात करते हैं वो समुद्र तल से होता है, ये ध्यान रखना है। एलिवेशन जो हम देखते हैं वो समुद्र तल से होता है। हिमालय तृतीयक क्रम चट्टान है, टर्शियरी सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, आपके लिए अब एक सवाल है, एक और चीज मैं बता दूं आपको जो आगे के क्लासेस में काम आएगा। जब हमारा यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुआ तो सबसे पहले जो टक्कर हुआ है वो वेस्टर्न पार्ट का हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट का सबसे पहले टक्कर हुआ। अब आप एक देखेंगे कि जैसे इसको मानिए दरवाजा, तो दरवाजा एक तरफ से जुड़ा रहता है चौखट से। ठीक है, अब जब दरवाजा चौखट से जुड़ा हुआ है तो ये मान लीजिए गेट है और इस तरफ इसका चौखट होगा। ठीक है, तो अब जब इसको बंद करेंगे आप, मान लीजिए ये ऐसे लगा हुआ है और ये दरवाजा खुला हुआ है, अब इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, जब बंद करेंगे तो इधर कंप्रेशन का फोर्स काम करेगा, इधर दबेगा, और यहां पर टेंशनल फोर्स काम करेगी। मतलब ऐसे जब करेंगे इसको तो यहां पर इस तरफ फोर्स काम करेगा और यहां पर ऐसे फोर्स काम करेगा। ये अभी के लिए समझ लीजिए, अगली क्लास में इससे जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। ठीक है, आपके सामने कुछ सवाल मैं छोड़ के जाता हूं। जैसे पहला सवाल ये है कि अगर हमें एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, और चीन की तरफ से भी लोग एवरेस्ट जा सकते हैं, नेपाल की तरफ से भी जा सकते हैं, किधर से चढ़ाई करनी ज्यादा आसान है? पहला चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि वेस्टर्न हिमालय ज्यादा चौड़ा क्यों है, ईस्टर्न हिमालय कम चौड़ा क्यों है, ये भी बात है। एक और बात यह कि सिंटैक्सियल बैंड क्या है, हम क्यों देखते हैं कि यहां सिंटैक्सियल बैंड पड़ा हुआ है, यानी हिमालय में सिंटैक्सियल बैंड या पिन की तरह से बैंड, हेयर पिन बैंड जिसको बोलते हैं,
वो क्यों पड़ा? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें विचार करने हैं, जो कि हम अगले एपिसोड में इस पर विचार करेंगे। ठीक है, अगर मैं इन सारे सवालों को में से कुछ लिख दूं अगर आपके सामने, तो पहला सवाल तो ये है जिसका जवाब आपको देना है कि अगर मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो कहां से चढ़ें? चीन की तरफ से ज्यादा आसान है या नेपाल की तरफ से ज्यादा आसान है? और अगर ये किसी एक तरफ से ज्यादा आसान है तो उसकी वजह क्या है? दूसरी बात कि हिमालय की ऊंचाई इतनी ज्यादा क्यों है जो दुनिया में बाकी कहीं नहीं दिखती? ठीक है। तीसरी बात, सिंटैक्सियल बैंड क्यों पड़े या हेयर पिन बेंड जो है हिमालय में क्यों दिखता है? तो ये कुछ सवाल हैं जिनको हमें डील करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सवाल दे भी देता हूं जो आप बताइएगा। सवाल ये है कि हिमालय निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया, ये मेंस के लिए सवाल है और दूसरा पीटी के लिए सवाल है। मेंस के लिए सवाल यह है कि हिमालय निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाने में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस सीमा तक सफल रहा है, विश्लेषण कीजिए। और दूसरा है पीटी के लिए सवाल कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के बीच टक्कर के बाद हिमालय का निर्माण हुआ। इस टक्कर में यूरेशियाई प्लेट में उभार का कारण क्या है? भारतीय प्लेट के सापेक्ष यूरेशियाई प्लेट का घनत्व अधिक है, भारतीय प्लेट के सापेक्ष यूरेशियाई प्लेट का घनत्व कम है, भारतीय प्लेट की दिशा उत्तर पश्चिम थी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सवाल का जवाब, जो पीटी वाला सवाल का जवाब है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और इसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद सीरीज़ होगी। धीरे धीरे हम पूरे भारत को इसी तरह से कवर करते जाएंगे। हफ्ते में एक दिन नक्शे पर भारत मंगलवार को रात 8 बजे लाने की भरपूर कोशिश होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये उपहार आपको कैसा लगा? स्टडी IQIS हिंदी चैनल पर वायदे के मुताबिक जो आपको उपहार दिया गया है, गिफ्ट नंबर 1 है ये। गिफ्ट नंबर 2 आने वाला है रात 8 बजे के स्लॉट पर। मैं लगातार अब आपसे शायद मिलूं, जैसे 9 बजे मैं लगातार आपसे मिलता हूं न्यूज एट 9 प्रोग्राम में, उसी तरह रात 8 बजे मंगलवार को नक्शे पर भारत, बृहस्पतिवार और रविवार को मैप इन न्यूज़ के साथ मैं मिलूंगा। लेकिन रात 8 बजे 3-4 दिन और जो खाली हैं उसमें क्या लेकर आने वाला हूं, वो होगा शायद उपहार नंबर 2, गिफ्ट नंबर 2। उसके लिए इंतज़ार कीजिए। अनुमान लगा सकते हैं तो अनुमान लगाइए। बाकी बताइए ये गिफ्ट कैसा लगा? अपनी तैयारी ठीक से कीजिए। नमस्कार।